हाय हेलो। हम लोगों ने 2 लेक्चर बायोलॉजी में पढ़े थे और अगला टॉपिक अपना जो पहुँचे थे वो पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन में पुष्प की संरचना पढ़ा रहे थे कि लैंगिक जनन के लिए पादपों में पुष्प मेन ऑर्गन है, तो पुष्प की संरचना पढ़ रहे थे। तो अपनी हेडिंग थी पुष्प की संरचना। कहते हैं पुष्पों में निम्नलिखित चक्र पाए जाते हैं। सबसे पहली संरचना जो हमने आपको बताई थी वो थी बाह्य दल। बढ़िया बना। बाह्य दल के बाद अगली संरचना थी दल। दल के बाद पुमंग और पुमंग के बाद जायांग। बाह्य दल को कैलिक्स, दल को कोरोला, फिर एंड्रोशियम, इसके बाद गाइनीशियम। अच्छा, हमने इसे बना के दिखाया था एक एक संरचना को। अभी आपको एक बार फिर से बना के दिखाते हैं हम लोग। हमने कहा था कि पुष्प जिस संरचना से लगा होता है उस संरचना का नाम पुष्पासन। और पुष्पासन में 4 चक्र पाए जाते थे। सबसे बाहर की तरफ जो चक्र था, हरे कलर की पत्तियां पाई जाती थी जिनका नाम था बाह्य दल। इसके बाद कुछ रंगीन पत्तियां लगी थी जिनको हमने नाम दिया था दल। ये दल थे। अच्छा, इसके बाद इन्हीं से लगी हुई एक संरचना थी जिनका नाम था पुमंग। क्या नाम था? पुमंग। इसके बाद हमने चौथी संरचना बताई जिसका नाम था जायांग, बटुली जैसी संरचना। 4 चक्र पुष्प में पाए जाते हैं। इनका नाम पुमंग, और इसके अंदर वाले चक्र का नाम जायांग। जायांग को हम लोग मादा जनन तंत्र कहते हैं और पुमंग को नर जनन तंत्र। नर जनन। आपको हम बता दें यहीं पर कि पुमंग की यूनिट का नाम है पुंकेसर और जायांग की यूनिट का नाम है स्त्रीकेसर। पुमंग की यूनिट का नाम क्या भी? पुंकेसर। और जायांग की यूनिट का नाम क्या है? स्त्रीकेसर। तो सबसे पहले हमें इनको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें बाहर वाले चक्र को पढ़ना चाहिए जिसका नाम बाह्य दल। क्या नाम है? इनका नाम था बाह्य दल। लिखे दे रहे हैं बाह्य दल। और इसके बाद थे कौन? दल। इनका नाम था दल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े बाह्य दल और फिर क्या पढ़े भाई? दल। अच्छा, तुमको मैंने जब बताया था कि लैंगिक जनन की घटना पढ़नी है, हमें लैंगिक जनन देखना। और लैंगिक जनन के लिए सबसे पहले चाहिए था शरीर। लैंगिक जनन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए था क्या? शरीर। और जब शरीर मिल जाए तो उसमें जननांग ढूंढना था। और जननांग जब मिल जाए तो उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण करना था, यानी युग्मक जनन करना था, युग्मक बनाना था।
और जब युग्मक बन जाए तो उनमें मिला देना था और निषेचन कराना था। निषेचन के आगे की घटना भ्रूण बनेगा, बच्चों का निर्माण होगा। तो हमने आपको बताया कि शरीर तो भाई जड़, तना, पत्ती, फल, फूल जिसमें मिल जाए वो आवृत्ति बीजी पौधा है। इनके साथ फल और फूल भी होने चाहिए। फूल एंजियोस्पर्म की मेन प्रॉपर्टी है, क्योंकि फूल लैंगिक जननांग है, इसीलिए हम लोग फूल पढ़ रहे हैं। फूल में 4 चक्र हैं। सबसे बाहर वाले का नाम बाह्य दल, उसके बाद दल, उसके बाद उमंग और जायांग। उमंग एक यूनिट है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक कमरा मान लीजिए उमंग है और उनकी ईंटें जो हैं वो कौन है? पुंकेसर। यानी उमंग जिन यूनिट से मिलकर बना है उनका नाम पुंकेसर, और ऐसे ही जायांग जिन यूनिट से मिलकर बना है उनका नाम स्त्रीकेसर। चलिए हम लोग एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। अपनी हेडिंग है बाह्य दल। सबसे पहले बाह्य दल सीखते हैं। बाह्य दल को हम लोग कैलिक्स कहते हैं। कहते हैं यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। पुष्प का कैसा चक्र है? सबसे बाहरी चक्र है। ये लीफ के समान दिखते हैं, ये पत्तियों के समान दिखते हैं। ये पुष्प आंतरिक भाग सुरक्षा करते हैं। अच्छा देखिए, कभी आप गुलाब का फूल देखें तो गुलाब में जो सबसे बाहर की तरफ हरे कलर का स्ट्रक्चर लगा होता है ऐसे, ये, और इनके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां लगी होती है। अगर आप खुदा ना खास्ता इनको तोड़ दें, आप अगर बाह्य दल को तोड़ दें तो गुलाब की पंखुड़ियां क्या हो जाएंगी? जितनी कलियां सब टूट टूट कर बिखर जाएंगी। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा बाह्य दल है, यह आंतरिक भागों की क्या करता है? सुरक्षा करने का काम करता है। ठीक है भाई। तो बाह्य दल के बारे में इतनी बातें थी कि ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है, ये पत्ती के समान दिखते हैं, ये पुष्प के आंतरिक भागों की सुरक्षा करते हैं। कह रहे सर जी में बना के दिखाओ बाह्य दल कहाँ है? अभी बनाया था, ये है पुष्पासन, और पुष्पासन से ये जो बाहर की तरफ संरचना लगी इनका नाम क्या है? बाह्य दल। क्या नाम है भाई? बाह्य दल। ये हुआ पुष्पासन और ये बाह्य दल, और यहीं से लगे हुए हैं दल। चलिए देखते हैं दल। ऐसे बनाया था दल, ये दल। तो बाह्य दल जान गए हम लोग। अब क्या पढ़ें? दल के बारे में पढ़ते हैं। चलो, सबको समझ आ गया भाई? देख ले, बाह्य दल ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। दिख रहा है सबसे कहाँ है? सबसे बाहर है, बाहरी चक्र। दूसरी बात, ये पत्तियों के समान दिखते हैं, हरे कलर के होते हैं ज्यादातर। ये पुष्प के आंतरिक भाग की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दल। दल इनको हम लोग कोरोला कहते हैं। ये पुष्प का द्वितीय चक्र है।
ये बाह्य दल के बाद स्थित होता है, बाह्य दल के बाद स्थित होता है। ये रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं। करेक्ट। क्या सर जी कलरफुल होने का कोई कारण है इनका? बिल्कुल। ये परागण के समय कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं, कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। गुलाब की जो गुलाबी पत्तियां हैं वो कौन है? दल है। इनको कोरोला कहते हैं। ये पुष्प का द्वितीय चक्र होता है। सबसे बाहर कौन था? बाह्य दल। और उसके बाद कौन था? दल। यानी कि पहले तो बाह्य दल होगा, दूसरा चक्र कौन है? दल। ये कैसे है? रंगीन है, कलरफुल है भाई। अच्छा, कलर इनमें क्यों होता है? क्योंकि एक दिन जैसे दो अलग अलग पुष्प हैं, एक में नर जनन तंत्र लगा, एक में मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र जिसमें लगा है उसमें नर युग्मक का निर्माण होगा, मादा जनन तंत्र में मादा युग्मक का निर्माण होगा। तो नर जनन तंत्र अगर दूसरे पौधे पे लगा है तो भाई नर युग्मक को मादा युग्मक से मिलना है, क्योंकि आगे निषेचन होगा। इसलिए ये कलरफुल है कि कीट नर पुष्प पर जाएंगे तो नर युग्मकोद्भिद परागकण को पैरों से चिपका लेंगे और मादा जनन तंत्र तक पहुंचा देंगे। ये नर जनन तंत्र से मादा जनन तंत्र तक परागकण का पहुंचना परागण कहलाता है। तो परागण की क्रिया में मदद करेगा कौन? दल। ये रंगीन होगा, इसको देख कर कीट क्या होंगे? पास आएंगे। अगर इनको देखेंगे नहीं तो कीट पास आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। और जब कीट पास नहीं आएंगे तो उनका परागण नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये परागण के समय कीटों को क्या करते हैं? आकर्षित करने का काम करते हैं। देखिए चल रहा है। गुड। चलिए, तो भाई अगर कोई दल का तुम्हें कार्य पूछे तो क्या बताओ? ये परागकण के समय कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। ये दूसरा चक्र होता है। अभी जिसे हमने बनाया था ऐसे थोड़ा सा इसको भी बना के दिखाते हैं। ये देखिए, ये पुष्पासन है और ये बाहर कौन है? बाह्य दल है। और इसके बाद जो संरचना लगी है वो कौन है? दल है। ये देखिए, ये दल है। तो ये कलरफुल है, इसलिए कीटों को आकर्षित करेंगे और ये रंगीन होते हैं। गुड। इसके बाद बताओ कौन सा पढ़ना है? इसके बाद हमें पुमंग पढ़ना है। हम लोग इस हेडिंग डालेंगे पुमंग। पुमंग जिनको हम लोग एंडोसियम कहते हैं। देखो, पुमंग के यूनिट का नाम है पुंकेसर। पुमंग के यूनिट का नाम पुंकेसर। और पुंकेसर के दो भाग हैं। देखिए, एक लंबा डंडा और एक आगे फूला हुआ संरचना। लंबे डंडे को हम लोग बोलते हैं पूतंतु और फूली संरचना को बोलते हैं परागकोश। कोश का माने कक्षा, ऐसी कक्षा जिसके अंदर पराग कण रहते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? परागकोश। और लंबा डंडा क्या है? जिसका नाम पूतंतु, इसे हम फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट। और इनको एंथर बोलते हैं। पुमंग के लिए पहली बात है कि ये नर जनन अंग होते हैं। ये नर जननांग होता है। ये दो भागों से मिलकर बने होते हैं।
दो भागों से मिलकर बने होते हैं। एक का नाम है परागकोश और दूसरे का नाम है पूतंत्र। ये आपको संरचना दिख रही है कि ऊपर वाली संरचना कैसी है, पराग कोश है, और नीचे वाली संरचना कैसी है, पूतंत्र। ये आपका हुआ उमंग, इसे हम नर जननांग कहते हैं। इन्हीं के अंदर नर युग्मक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा भाई, नर युग्मक का निर्माण होगा। देखिए एनसीईआरटी बिल्कुल सीक्वेंस टू सीक्वेंस हर चीजों को लिखती है। अगर आप पहला लेक्चर देख के आए तो दूसरा समझ आएगा, दूसरा देख के आए तो तीसरा समझ आएगा। ओके चलिए, थोड़ा सा बात हम लोग इनकी और आगे बढ़ाते हैं। हमने आपसे बताया कि पुंगव में दो संरचना, एक का नाम पूतंत्र और एक का नाम परागकोश। ये संरचना परागकोश। तो पहले परागकोश पढ़ते हैं फिर पूतंत्र पढ़ते हैं। परागकोश के बारे में कहा गया है दो प्रकार के परागकोश पाए जाते हैं। दो प्रकार के परागकोश पाए जाते हैं। एक का नाम है एक कोष्ठी और दूसरे का नाम है द्विकोष्ठी। अच्छा, जिनमें एक कोष्ठ होते हैं उनमें दो कक्षाएं होती हैं, दो कक्षा होती है, और दो दो कोष्ठी होती है उनमें चार कक्षाएं। ठीक, चलो बताते हैं। ये देखिए ये परागकोश है, इसका मतलब इनमें दो भाग हैं, एक इधर की संरचना एक इधर की संरचना। ठीक, तो ये कैसा हुआ, द्विकोष्ठी हुआ। पहले कक्षक जब इनका हम ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, इसे काट कर देखते हैं तो इनकी कुछ संरचना ऐसे दिखती है। इनमें चार चार कक्षाएं होती हैं, एक दो तीन और एक ही है। पहले दो तो दो होते हैं, इधर से बनाते हैं ये समझ। ये देखिए, कहने का मतलब क्या है कि ये दो पाली में, पालियां इनमें दो हैं, एक ये पाली हो गई, एक ये पाली हो गई। तो बाहर से इनमें पहले दो दिखाई देते, एक इधर और एक इधर, लेकिन एक पाले में अंदर कितनी कक्षाएं हैं, दो दो, तो टोटल कक्षा कितनी हो गई, चार। इन चार कक्षाओं को कॉमन रूप से नाम देते हैं परागधानी। धानी का मतलब धारण करना, और किसको धारण करके बैठी है, परागकण को धारण करके बैठी है, इसलिए इनका नाम परागधानी। तो भाई परागकोश के बारे में दो प्रकार के परागकोश होते हैं, एक कोष्ठी जो एक ही कोष्ठक होगा उनमें दो कक्षाएं होंगी, जो दो कोष्ठी होगा उनमें चार कक्षाएं पाई जाएंगी परागकोश के अंदर। परागकोश के बाद हम लोग पूतंत्र को पढ़ेंगे, है ना। दो संरचना, पूरी संरचना का नाम क्या था, पुंगव, और पुंगव में दो भाग थे, एक का नाम परागकोश और एक का नाम पूतंत्र। तो परागकोश देख लिया तो पूतंत्र देखते हैं। चलिए पूतंत्र, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। पूतंत्र के बारे में कहते हैं कि पूतंत्र
कुतंत्र एक धागे नुमा संरचना है, धागे नुमा संरचना है। कैसी संरचना है भाई? धागे नुमा संरचना। देखिए एक लंबा सा ऐसे धागा टाइप का है, तो इसीलिए कहते हैं धागे नुमा संरचना। कहते काम क्या है सर जी इनका? ये पराग कोश को पुष्प वाले भाग से, ये देखिए ऐसे मैं बनाया कि ये है पुष्पासन, ये है इनके बाह्य दल, और इन्हीं से लगे हुए थे कौन? दल, ये दल थे। और यहीं से मैंने बनाया था, क्या बनाया था? पुमंग बनाया था। ये देखिए इन्हीं संरचना से ये लगे, इन्हीं से ये लगे। तो कुतंतु का काम है कि पराग कोश को पुष्प वाले भाग से जोड़ने का काम करता है। ठीक है भाई? कुतंतु क्या काम करता है? पुष्पासन से या पुष्प वाले भाग से किसको? पराग कोश को जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है? पुष्पासन से पराग कोश को जोड़ने का काम करता है। अच्छा ये पराग कोश ही है भाई, ये जो पराग कोश है इन्हीं में नर युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। इन्हीं को हम नर बीजाणु या गुरु बीजाणु कहते हैं। नर युग्मक या लघु बीजाणु कहते हैं। आप मेरी समझ गए कि पराग कोश के ही अंदर नर युग्मक का निर्माण होगा, और नर युग्मक का नाम क्या है भाई? लघु बीजाणु। ठीक, तो अगर इसके आगे अगर हम पढ़ना चाहें तो लघु बीजाणु की संरचना हमें पढ़नी चाहिए। इससे पहले जैसे मैंने पुमंग का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखा है, ऐसे ही जायांग का देखेंगे। तो अपना टॉपिक क्या होना चाहिए? जायांग। इतनी बात जब हम लोगों ने सीख ली तो पुमंग के बारे में पूरी जानकारी हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा जायांग यानी स्त्री केसर के बारे में देखेंगे कि स्त्री केसर क्या है, कितने भाग पाए जाते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके इनकी नोट्स आराम से बना सकते हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं, इस पे ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं महसूस कर रहे हैं। जैसे ही कुछ दिन बीत जाएंगे फिर बहुत अच्छे से आ जाएगा, लेकिन आई होप आपको समझ आ रहा होगा चीज़ें। चलिए हम लोग जायांग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, कोशिश करते हैं। जायांग, जायांग के यूनिट का नाम क्या है भाई? स्त्री केसर। स्त्री केसर में तीन भाग पाए जाते हैं। सबसे ऊपर है वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका, कौन है? वर्तिका। और इसके बाद है अंडाशय। वर्तिकाग्र को हम लोग नाम देते हैं स्टिग्मा, इसके बाद स्टाइल, इसके बाद ओवरी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग वर्तिका देवी को देखते हैं।
जब मादा जनन तंत्र देखने गए तो हमने कहा था कि ये एक बटुली जैसी संरचना है। ये देखिए, मतलब घंटी आकार, घुमकी आकार, घुमकी क्या घाटी बोलते हैं। चलो, ऐसी संरचना है। इसे भाई सबसे ऊपर जो है इस भाग का नाम है वर्तिका। क्या नाम है? वर्तिका। ये थोड़ा सा स्टाइल भी लग रहा है ना, ये इसी का नाम है वर्तिका, और ये नाम है अंडाशय। चले एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले वर्तिका को पढ़ते हैं। वर्तिका कहते हैं, वर्तिका, चलो वर्तिका निकालें। 3 भाग हैं। सबसे पहले हम किसे देखेंगे? वर्तिका को। येलो कलर से लिखे हैं, ये वर्तिका। इसको स्टिग्मा कहते हैं। ये स्त्री केसर का सबसे शीर्ष भाग होता है। कैसा भाग होता है? शीर्ष भाग होता है। यहाँ पर शर्करा पाई जाती है। कौन पाया जाता है? शर्करा। शर्करा की उपस्थिति के कारण, शर्करा की उपस्थिति यहाँ होती है। किसकी उपस्थिति होती है? शर्करा की। जब परागकण नर जनन तंत्र से निकलकर यहाँ पहुंचते हैं, यानी परागण की क्रिया संपन्न होती है, तो परागकण कहाँ रुकते हैं? वर्तिका रुकते हो। ऐसे देखिए, ये मान लीजिए नर जनन तंत्र है, और ये कौन है? परागकोश। परागकोश के अंदर कौन है? परागकण। एक दिन इनकी दीवारें फटेंगी और परागकण निकलेंगे बाहर। इनको कोई कीड़ा मकोड़ा पकड़ेगा और आएगा कहाँ पर? वर्तिकाग्र के ऊपर छोड़ेगा। तो कहते हैं नर जनन तंत्र, जिसका नाम पुमंग के पराग कोश से पराग कण का निकलकर मादा जनन तंत्र के वर्तिकाग्र पर, ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को नाम क्या देते हैं? परागण नाम। तो परागण के लिए रुकने वाला स्थान कौन है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र था, सॉरी, कौन था? वर्तिकाग्र। ये स्त्री केसर का सबसे शीर्ष भाग होता है। यहाँ पर शर्करा की उपस्थिति पाई जाती है तथा परागण की क्रिया यही संपन्न होती है। परागण की क्रिया यही संपन्न होती है। इसके बाद दूसरा भाग है भाई वर्तिकाग्र के बारे में इतनी बात बहुत है कि ये कैसा भाग है? स्त्री केसर का सबसे शीर्ष भाग होता है। पहली बात, स्त्री केसर का सबसे शीर्ष भाग होता है। आप देख ले, स्त्री केसर में 3 भाग है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो सबसे ऊपर कौन है? वर्तिका काग्र, इसीलिए स्त्री केसर का सबसे शीर्ष भाग होता है। यहाँ शर्करा पाई जाती है तथा नर जनन तंत्र पुमंग से पराग का निकलकर और मादा जनन तंत्र के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो कहते हैं कि परागण हो गया। तो परागण की क्रिया यहीं पर क्या होती है? संपन्न होती है। तो यहाँ पर और क्या पाया जाता है? शर्करा पाई जाती है। ठीक है भाई। इसके बाद अब क्या पढ़े बताओ? वर्तिकाग्र हो गया तो क्या पढ़ रहे? वर्तिका। लोग वर्तिका देख लेते हैं। वर्तिका, जिसको हम स्टाइल में, स्टाइल में बोला गया कि स्टाइल की पहली बात है ये पादनुमा संरचना होती है।
ये पादनुमा संरचना होती है। देखिए भाई, ऐसे बना है, ये जांग है, 3 भाग, सबसे ऊपर वाला वर्तिकाग्र, उसके बाद ये है वर्तिका। तो वर्तिका के बारे में कैसी संरचना, पादनुमा पैर की तरह संरचना है, दिख रही है पादनुमा संरचना। दूसरी बात, ये कहां से भाई, अंडाशय से वर्तिकाग्र को जोड़ने का कार्य, जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट, पराग नलिका इसी रास्ते से अंडाशय में पहुंचती है। मैं आपको बताऊं कि ये है नर युग्मकोद्भिद जिनका नाम परागकण। परागकण में 2 कोशिका हैं, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। जो जनन कोशिका छोटी होती है, कायिक कोशिका बड़ी होती है। कायिक कोशिका से बनती है परागनली। ये आके यहाँ पर रख गए, मान लीजिए रख गए, तो ये कायिक कोशिका, ये जनन कोशिका नीचे वाली। तो इससे बनती क्या है परागनली, जो इसके सहायता से नर युग्मक कहाँ तक, अंडाशय तक पहुँचते हैं। इसीलिए बोला गया कि ये पादनुमा संरचना है। ये अंडाशय से वर्तिकाग्र को जोड़ने का कार्य करती है। पराग नलिका इसी रास्ते से अंडाशय में जाती। जब पराग नलिका जाएगी तो इसी में नर युग्मक जाएंगे और आगे जाकर के निषेचन होगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया वर्तिकाग्र, यहाँ पे इस टाइप। अब इसके बाद हम लोग करेंगे अंडाशय। लिख लीजिए, लिख लीजिए। लग गया भाई? ये है जायांग। जायांग में 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाले का नाम वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र हम लोगों ने देख लिया, वर्तिका भी देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अंडाशय। अंडाशय के बारे में सबसे पहली बात है, इन्हें ओवरी कहते हैं। ओवरी कहते हैं, ये है स्त्री केसर का आधारात्मक भाग है, नीचे वाला भाग है। ये है स्त्री केसर का आधारात्मक भाग है या आधार भाग है। सही बात है भाई। सबसे नीचे कौन सा पार्ट है, ओवरी ही तो है, अंडाशय ही तो है। इसी के अंदर मादा युग्मक, इसी के अंदर मादा युग्मक, इन्हें हम क्या कहते हैं, मादा युग्मक गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु उन्हें क्या कहते थे, लघु बीजाणु। लघु बीजाणु को हम लोग माइक्रोस्पोर कहते हैं, इसलिए गुरु बीजाणु को मेगास्पोर नाम देते हैं। मेगास्पोर, ठीक। गुरु बीजाणु का निर्माण होता है।
निर्माण होता है और इसी के अंदर अंडक पाए जाते हैं। ये देखिए अंडक, कौन है? अंडक। ठीक है भाई। तो ये हुए इनके भाग, यानी नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। एक बार 1 मिनट में, नर जनन तंत्र को पुमंग कहते हैं। पुमंग के यूनिट का नाम है पुंकेसर। पुंकेसर में 2 भाग, एक धागे नुमा संरचना जिसका हम लोग बोला, क्या बोला उसे? उतंतु, और एक फूली हुई संरचना जिसे क्या बोला? परागकोश। परागकोश के अंदर गुरु लघु बीजाणु का निर्माण होता है और लघु बीजाणु को ही परागकण बोलते हैं। इनके अंदर नर युग्मक बैठे होते हैं। ऐसे ही मादा जननतंत्र का नाम जायांग है। जायांग के 3 भाग हैं। स्त्री केसर यूनिट है। स्त्री केसर के 3 भाग हैं। सबसे पहले वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिका, वर्तिका, अंडाशय। अंडाशय में पाया जाता है गुरु बीजाणु, जिन्हें मेगास्पोर कहते हैं, यही बनते हैं। तो हमारे पास नर युग्मक और मादा युग्मक आ चुके हैं। अगली भी बार जब पढ़ाएं तो हम लोग पहले से नर युग्मक के थोड़ा और पास चलेंगे, परागकण को समझेंगे। परागकण क्या है? परागकण को एक्चुअली नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। उसके अंदर नर युग्मक बैठे होते हैं। तो हम वो पूरी संरचना आपको दिखाएंगे। इसके बाद जब पढ़ाएंगे तो परागकण का डिटेल पढ़ाएंगे, नर युग्मक निकालेंगे और इसके बाद निषेचन यानी परागण की क्रिया संपन्न कराएंगे। तो नए वाले वीडियो में अब हम पढ़ें तो क्या पढ़ें भाई? जब कभी अब हम पढ़ें तो नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र पढ़ लिया। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र से नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण करें, यानी युग्मक जनन के बारे में पढ़ें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें भी बताइए। थैंक यू।